हेलो जी, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज वापस से हम आ चुके हैं एक और न्यू वन शॉट क्लास लेके। और आज की ये जो वन शॉट क्लास है बायोलॉजी चैप्टर 6 का होने वाला है, जिसका नाम है विकास इवोल्यूशन। एंड बहुत ही ज़्यादा कमाल का चैप्टर है। पर्सनली बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही चैप्टर है। पूरी के पूरे क्लास 12th बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो चैप्टर मेरा है वो है यही विकास इवोल्यूशन। क्यों यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर में हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं, ये कैसे ब्रह्मांड बना, ये कैसे पृथ्वी बनी, यहाँ लोग कैसे आए, कैसे जीवन आया और इतने सारी जैव विविधता आई, इतने सारे जीव है, बहुत सारे जीव है। कुछ ऐसे जीव है तो अभी तक हमने ढूँढा ही नहीं है और बहुत ही कमाल-कमाल का है। अलग-अलग जगह जाओगे तो आपको बहुत ही अद्भुत-अद्भुत जीव मिलेंगे, ऐसी जगहें मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी है, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, वो सभी के सभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सोचने में ही क्या ही अच्छा लगता है। आज हम कंप्लीट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 1 से डेढ़ घंटे के अंदर में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वैसे बहुत छोटा चैप्टर है बट लास्ट में हम यहाँ बस पीवाईक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं जो सीजी बोर्ड का है, और जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सभी हम सॉल्व करेंगे पिछले 5 से 6 सालों का। ताकि ये जो चैप्टर है वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से अभी से ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही आसानी हुई इस चैप्टर का रिवीजन करने में। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम वेटेज की बात करते हैं। भाई देखो, इसका जो वेटेज है, इसका जो ब्लूप्रिंट है ना, वो भाई कमाल का मुझे लगा है सीजी बोर्ड के लिए। क्यों कमाल का लगा है? क्योंकि भाई यहाँ से ना 1 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखो, 1 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब कि एमसीक्यू और जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है। और ये नहीं आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में काफ़ी सारे डाटा है यार। कब यहाँ पर पृथ्वी बना था, कब जीवन की उत्पत्ति हुई, कब ह्यूमन्स आए, जो ह्यूमन्स के जो यहाँ पर विकास हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, उसमें जो पहले ह्यूमन्स थे, पहले जो आदि मानव थे वो कब आए थे। तो ये बहुत सारे डाटा है जो हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू आता तो ये डाटा पूछे जाते हैं, और इतने सारे डाटा याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए कि यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर से टोटल 5 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसे डिवाइड किया गया है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। 2 और 3 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आने वाला है। और काफ़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। यहाँ पास आ रहा है 2 और 3 नंबर का। अब ये जो 2 और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस है ना, भाई मैं बताऊँ तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ठीक है? अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, फिर भी 80% यहाँ से जो क्वेश्चन आएँगे ना, वो आपसे बन जाएँगे। क्यों बन जाएँगे? क्योंकि क्लास 10th के अंदर में जो पहला चैप्टर था, जिसमें हमने पढ़ा था डार्विनवाद के बारे में, ठीक है? डार्विन ने अपना एक जहाज़ था जिसमें बीगल नाम का जहाज़ था, एचएस बीगल, ठीक है? उसमें यात्रा की थी और उन्हें बहुत सारे टापू वगैरह गए, आइलैंड वगैरह में गए थे और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। वो चैप्टर आपको थोड़ा बहुत रिकैप हो रहा होगा। अगर उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत पता है, तो भाई बिना इस चैप्टर को पढ़े आप इसके आंसर क्वेश्चन बना पाओगे। इतना ज़्यादा ईज़ी चैप्टर है। बट हम यहाँ पास कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें लेना है यहाँ पास मज़ा और साथ ही साथ फुल मार्क्स। तो भाई अच्छे तरीके से चलो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर में कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। हमारा जो चैप्टर है इसमें 9 टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पास एनसीईआरटी में, और हर एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ऑल टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा अपने में इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अपने में अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पास पहला जो टॉपिक है वो है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। जीवन स्वरूप का विकास यहाँ पास देखेंगे, उसका एक सिद्धांत था, काफ़ी सारे सिद्धांत आए थे इसके ऊपर में। फिर विकास के प्रमाण क्या है, अनुकूलित विकिरण जो है वो क्या होता है, जो विकास क्या है, विकास की क्रियाविधि क्या होती है, फिर हार्डी-वेगनर सिद्धांत यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है विकास का संक्षिप्त विवरण। एंड फिर यहाँ पर लास्ट में है मानव का उद्गम और विकास, मतलब ये जो हम ह्यूमन है उनका विकास कैसे हुआ था। और काफी सारे ह्यूमन की यहाँ पर क्या भी है, एक तरह से पूर्वज थे जो पहले आदि मानव थे। कुछ जो थे बंदर थे, ऐसा बोला जाता है कि यार जो चिंपांजी थे, बंदर थे, उनसे हम लोग यहाँ पर ह्यूमन बने। तो वो कैसे बना, वो क्या था, उनका नाम क्या था, वो किस समय पाए जाते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है जीवन की उत्पत्ति। कि यार ये जो जीवन की उत्पत्ति है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर है जिसका नाम है विकास। तो हमने बोला था कि यार जब हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बारे में आप पहले सोचते हैं कि यार ये वो चैप्टर का नाम जो है ना, वो आखिर क्यों दिया गया था, आखिर उसका मीनिंग क्या होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन, ये जो विकास है वो क्या है। तो सिंपल शब्दों में देखा जाए तो भाई कोई ऐसा चीज या कोई जीव जंतु जो प्रारंभिक अवस्था में है, एकदम नॉर्मल में जैसे वो हुए हैं, जैसे पैदा हुए हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति जो है उस टाइम में हुई है, और अब उसमें जो चेंजेस आए हैं
उसमें जो ग्रोथ हुआ है, वो सभी विकास होता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम अपने पृथ्वी को ले लेते हैं। जब ये पृथ्वी बनी थी, करोड़ों साल पहले जब ये जो पृथ्वी थी, वो बनी थी, कुछ उल्कापिंड वगैरह यहाँ पास क्या हुआ था, महाविस्फोट वगैरह हुआ था, उसके बाद जो है आगे हम पढ़ेंगे। सो महाविस्फोट हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी जो पृथ्वी है वो बनी। और जब ये जो पृथ्वी बनी थी ना, उस टाइम में क्या था, यहाँ ना ही पानी था, ना ही इसमें हवा थी, ना ही इसमें कोई परत था, वायुमंडल जो परत था, कुछ नहीं था इसके अंदर में, ना ही इसमें जीवन था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारे गैस बने, हीलियम, हाइड्रोजन जैसे गैस आए। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश के साथ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने से जल बना, जल वाष्प आए और उसके बाद फिर धीरे-धीरे कुछ जीव-जंतु आए और ऐसे करते-करते हम यहाँ पास पैदा लिए और अभी भी विकास हो रहा है। मतलब अभी भी सभी लोग क्या है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ है, वही यहाँ पास विकास है। तो विकास आपने समझा। अब यहाँ पास हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे विकास का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? मतलब ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, उनका अध्ययन एक विज्ञान का शाखा है, जिसको हम लोग कहते हैं विकासीय जीव विज्ञान। ठीक है? विज्ञान का एक शाखा है जिसका नाम है विकासीय जीव विज्ञान। उसमें क्या है, पृथ्वी पर जीवित जो जीव है, स्वरूप है, उसका इतिहास जब पढ़ते हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, जो हमारा यहाँ पास क्या है भैया, जितने भी लोग रहते हैं या जीव-जंतु रहते हैं, ठीक है? वो सभी का अध्ययन जब हम करते हैं, उनके पुराने बारे में, जब वो प्रारंभिक उनकी कैसी थी, वो कैसे बने थे, तो वो सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं ना, एक तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, उनका जो ग्रोथ हो रहा है, वो सभी हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की एक शाखा के अंदर में, जिसका नाम है विकासीय जीव विज्ञान। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि यार जो प्राणी है, ये जो जीव-जंतु है, ये जो वनस्पति है, तो ये सभी के सभी है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्लीट डिटेल में हम यहाँ पास देखेंगे, करोड़ों वर्ष पहले ये कैसे आए थे, कैसे इन्हें बना था, इनका जो जीवन था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो हर एक चीज़ यहाँ पास देखेंगे। और यहाँ पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग कब बनता है? जब हम पढ़ते हैं कि ये ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ था। ये जो ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, भई ये जो पृथ्वी है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है, एक बिंदु के समान है, ब्रह्मांड के सामने। तो ये जो ब्रह्मांड है, वो कैसे बना था, ये तारे, आकाशगंगा, पृथ्वी, ये जो ग्रह है, सैटेलाइट्स वगैरह हैं, सो ये जो है वो कैसे बने थे, सारी चीज़ें हम यहाँ पास देखेंगे। और जो जीवन की उत्पत्ति है और इतने सारे जो जीव हैं, मतलब इतने सारे जो है अलग-अलग टाइप के होते हैं, हमें हर बार जो है यहाँ पास क्या है भैया, हमें शॉक कर देते हैं कि नया-नया जीव ढूँढा जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो है जैव विविधता वगैरह है, वो सभी इस चैप्टर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है जीवन की उत्पत्ति। क्या है? जीवन की उत्पत्ति है। तो वहाँ देखो ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना, पहले वो देखते हैं, देन उसका देखेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखेंगे, फिर ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है उसकी कैसे उत्पत्ति हुई और पृथ्वी में कैसे जीवन आया, कैसे जीवन आया, कैसे जीव-जंतु आए, वो चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से। सो बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था, ठीक है? पूर्व हुआ था। कितना? 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था। अब यहाँ पास ना एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, एक परिकल्पना है। परिकल्पना क्या होता है? जो हम सोचते हैं ना उससे भी दूर, मतलब जिसे हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो परिकल्पना होती है, ठीक है? तो एक परिकल्पना था, एक सिद्धांत था, थ्योरी था, जिसका नाम था बिग बैंग। आपने कभी-कभी यहाँ पास ये नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में। सो वो थ्योरी क्या बोलती है? वो थ्योरी बोलती है कि बहुत पहले, मतलब बिलियन ट्रिलियन साल पहले क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा यहाँ पास क्या था भैया, एक पिंड था, बहुत ही बड़ा एक पत्थर था या पिंड था। अब इसमें क्या होता है, इसमें दाब और ये जो ताप वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अधिक था। क्यों? इसमें बहुत सारी रासायनिक क्रिया हो रही थी, जैसे सूरज में होती है ना, सूरज में क्या होता है भाई, हमेशा जो है बम ब्लास्ट होते रहता है। कुछ न कुछ केमिकल वहाँ पास चलता ही रहता है, कुछ न कुछ रिएक्शन वगैरह। तो उससे क्या होता है, ताप वगैरह बढ़ते जाता है। वैसे ही एक पिन था बहुत पहले और उसमें क्या है भैया, जो दाब है, जो दाब है, जो ताप है, ठीक है? वो क्या थे भैया, बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। और ये और बढ़ते गए और जब बढ़ते गए तो क्या हुआ, ये जो पिंड है वो फट गया। क्या हुआ, ये फट गया, मतलब बहुत बड़ा क्या हुआ भैया, महाविस्फोट हुआ। बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्फोट हुआ और ये जो विस्फोट हुआ तो अलग-अलग ये टुकड़े में बढ़ गया और ये जब अलग-अलग टुकड़े में बँटा ना, तो इसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो इसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, ब्रह्मांड के साथ-साथ तारा हो गया, तारे जो ग्रह हो गए, जो हमारा मिल्की वे है, मिल्की वे वगैरह आकाशगंगा है, उनका निर्माण किया। साथ ही साथ सितारे, गैस के बादल, धूल, ये सारी चीज़ जो है एक बहुत ही बड़े महाविस्फोट से बना, ठीक है? महाविस्फोट हुआ जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ये सारी चीज़ें बनी। और जब यहाँ पर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, पहले क्या था, इसमें ताप और जाप जो है अधिक थे। जब ये टूट गया, एग्ज़ाम्पल के लिए आप गुब्बारा ले लो, ठीक है? बलून, अब बलून में जितना आप हवा डालोगे वो फटेगा। अब जैसे हवा डालो उसमें ताप-दाप जो है वो भैया बढ़ रहा है और जब वो फटेगा तो भाई ताप-दाप जो है एकदम कम हो जाएगा। क्यों? फैल गया ना चारों तरफ, ठीक है? तो ऐसे ही जब ये जो फटा, ये महाविस्फोट हुआ, तो यहाँ पर जो ताप-दाप थे वो बहुत ही कम हो गए और जब
ताप और दाब कम हुए, तब क्या हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें बनी। अब ये जो हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैस थी ना, ये क्या किया भैया, कुछ रिएक्शन किए, कुछ ना कुछ के साथ क्रिया किए और फिर ऑक्सीजन, जल, ये सारी चीज़ें बनी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पास कुछ डाटा है जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो ये जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। अब ये जो है बिंदु मात्र होता है, एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भाई, मान लीजिए इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें एक छोटा-सा बिंदु के बराबर अपनी ये पृथ्वी है, ठीक है? कितनी ज़्यादा छोटी है देख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति जो है, अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति के 500 मिलियन बाद, 500 मिलियन वर्षों बाद यहाँ पर उसमें जीवन आया, ठीक है? यहाँ पर कुछ जीवन आया, कितने सालों बाद आ रहा है देख लो, 500 मिलियन साल बाद, ठीक है? कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सोचोगे भाई, इमेजिन करोगे वो चीज़ें, वो समय, तो यार कितना ज़्यादा अलग होगा, ठीक है? हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय क्या-क्या हुआ था। फिर भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारी परिकल्पना वगैरह दी थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई जो हमारी पृथ्वी थी, जब वो बनी, तो उसमें ना वायुमंडल नहीं था। क्या है, उसमें वायुमंडल नहीं था। उस टाइम में बिल्कुल भी यहाँ पास क्या है, वायुमंडल नहीं था जब वो बना था प्रारंभिक अवस्था में। तो क्या था भैया, धरातल जो है उसमें जल वाष्प थे, ओनली जल नहीं, जल वाष्प थे, मीथेन थे, कार्बन डाइऑक्साइड थे, अमोनिया जैसे हैं, वो सभी से वो ढका था, ठीक है? वो पूरा ढका था पृथ्वी। अब यहाँ पर देखा जाए तो भई जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है, जिसे हम लोग यूवी किरण कहते हैं या पराबैंगनी किरण कहते हैं, वो जो पराबैंगनी किरण है, वो जल वाष्प के साथ जो है टकराती है और क्या करती है, विखंडन होती है और ऑक्सीजन निर्माण करती है। अब कैसे देखो भैया, यहाँ पास हमारा जल वाष्प है, H2O है, अब यूवी किरण आती है तो इसमें क्या होता है, H2 को निकाल देती है, मतलब हाइड्रोजन जो अलग हो गया और ऑक्सीजन जो अभी है वो निकल गया। अब जब ऑक्सीजन आ चुका है तो भाई जीवन की उत्पत्ति अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या है, जीने के लिए क्या है भैया, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पहले जो आए थे उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, बट धीरे-धीरे जब ये ग्रोथ होता गया तो ऑक्सीजन जो है वो बना यहाँ पास, और ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, बहुत सारी क्रिया करता है। जैसे ऑक्सीजन जो है O2 जो है, O से मिलके ओज़ोन परत बनाता है और कवर कर दिया पूरे हमारे किसे, पृथ्वी को, ताकि यहाँ पर जो सूर्य से आने वाली जो किरण है वो डायरेक्ट ना पड़े, लोगों को नुकसान पहुँचाए। तो धीरे-धीरे देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। धीरे-धीरे ग्रोथ हुआ, ये जो पृथ्वी है वो बनी। अब क्या हुआ भैया, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, जो जल है वो बना था, तो वर्षा होने लगी बहुत टाइम से, और महासागर, सागर, इनका निर्माण हुआ। ठीक है? देख रहे हो कितना धीरे-धीरे यहाँ पर विकास हुआ, बहुत टाइम में हुआ भाई ये, ऐसा नहीं एक साथ ही हो गया, एक झटके में हो गया। काफ़ी टाइम तक यहाँ पास बारिश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस हुए थे, उसके बाद ये जो पृथ्वी है वो बनी थी। फिर कुछ और यहाँ पास रिएक्शन हुए, जैसे ऑक्सीजन जो है वो भी NH3 के साथ रिएक्शन करता है, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन से नए-नए गैस, नए-नए चीज़ें जो है वो बनती गई, और फिर धीरे-धीरे जो जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बन गई, और फिर जीवन की उत्पत्ति जो है वो स्टार्ट होती है। फिर जीवन की उत्पत्ति जो है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पास हम देखते हैं तो भैया ये जो जीवन की उत्पत्ति है, हमने पृथ्वी बना ली जिसमें पूरा कंडीशन हो गया कि अब उसमें जीवन आ सकता है। पानी आ गया, उसमें ओज़ोन परत बन गया है, अब उसमें बहुत सारे लेयर बन चुके हैं, उसमें ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और बहुत सारे गैस भी जो है वो बन चुके हैं। अब उसमें जीवन की बारी है। तो भाई जीवन कैसे आया होगा, क्या आप सोच सकते हो? तो जीवन को भाई इतने सारे जीव-जंतु हैं। पहले तो ये ऐसा नहीं था कि यार ह्यूमन ही थे। पहले अलग-अलग जीव-जंतु हैं, जीवाणु, विषाणु, फिर डायनासोर वगैरह आए। तो ये जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ होगा? तो उसके लिए ना काफ़ी सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, लोग थे, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत सारी यहाँ बस क्या है ये सिद्धांत दिए जीवन की उत्पत्ति के रिलेटेड, जिसमें सबसे यहाँ पर देखा जाए तो कुछ है यहाँ पास इम्पोर्टेंट जो यहाँ पास दिया हुआ है, जैसे विशेष रचना का सिद्धांत है, फिर है भैया पेनिशमिया है, उसके बाद यहाँ पास क्या भैया स्वयं जनन का सिद्धांत यहाँ पास है, स्वतः जनन जिसे कहते हैं, और जीव जनन का यहाँ पर सिद्धांत भी दिया गया है। तो एक-एक करके सिद्धांत देखते हैं कौन-कौन से सिद्धांत था। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था भाई, मतलब इस सिद्धांत के बारे में जब पढ़ोगे ना तो खुद ही हँसी आएगी। मतलब कितना ज़्यादा इस सिद्धांत को, मतलब ऐसा देखा जाए तो ये उस टाइम में किसी को पता नहीं था। सो यहाँ पास कैसे भी सिद्धांत दिए जा रहे थे, जो अपनी सोच के मुताबिक, ठीक है? तो उन्हें जैसा लग रहा था वो सिद्धांत दे रहे थे। बट अभी जब हमें बहुत सारी चीज़ें पता है तो हमें हँसी आती है इन सिद्धांत को देख के। इन्होंने क्या बोला था, इसमें 3 यहाँ पास वाक्य दिए थे। इन्होंने बोला कि सभी जो जीव है, जो उपस्थित जीव है, वो पहले से ही थे। क्या थे? ये सज्जित थे, मतलब कि ऑटोमेटिक ऐसे ही उत्पन्न हो गए, ठीक है? प्रकट हो गए ऐसे ही, ठीक है? ऑटोमेटिकली प्रकट हो गए। तो इन्होंने बोला कि जितने भी जीव-जंतु हैं, प्रजाति वगैरह, वो ऐसे ही प्रकट हुए, सर्जित हुए हैं। और इन्होंने दूसरा सिद्धांत बोला कि इन्होंने बोला कि ये जो जैव-विविधता है, जैव-विविधता मतलब भैया इतने सारे जीव-जंतु पाए जाते हैं, अलग-अलग प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है? पौधे की वैराइटीज़ हैं, ह्यूमन्स अलग हैं, जो कीड़े-मकोड़े उनके अलग-अलग यहाँ पास क्या भैया प्रजातियाँ वगैरह हैं। तो ये जितने भी जैव-विविधताएँ हैं, वो पहले से थी,
ठीक है? वो पहले से थी और अब भी ऐसी है और रहेगी भी, ऐसा इन्होंने बोला। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने लास्ट जो पॉइंट बोला भाई वो सच में यार कितना ज़्यादा मतलब एक तरह से लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ थे उन लोग जिस टाइम में उन्होंने दिया था, बट ऐसा नहीं था कि यार उस टाइम में वो अपने सोच के मुताबिक दे रहे थे। इन्होंने बोला कि जो पृथ्वी है, ठीक है? वो पृथ्वी है मात्र 4000 वर्ष पहले बनी है। मतलब देख रहे हो, मात्र 4000 वर्ष पहले उन्होंने बनाई है पृथ्वी को, ऐसा वो बोलते थे। तो यार जब धीरे-धीरे काफ़ी लोग आए, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी थ्योरी जो हैं और बहुत सारे यहाँ पास रिसर्च किए गए। उसके बाद यहाँ पास ये जो थ्योरी थी उसे यहाँ पास फेल कर दिया गया। देन फिर यहाँ पास आया भैया पैनस्पर्मिया आया। इसमें क्या था भैया स्पोर मतलब बीजाणु द्वारा यहाँ पास जो है एक तरह से लोग बने या जीव-जंतु बने, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा इन्होंने बोला। तो ये भी फेल मान लिया गया क्योंकि ये सभी लोग जो है बीजाणु द्वारा तो नहीं बन सकते हैं। उसके बाद स्वतः जनन का यहाँ सिद्धांत आया जिसमें इन्होंने बोला कि भाई जो भी जो सड़े-मड़े यहाँ पास पेड़-पौधे थे वो जो थे उनसे यहाँ पास नए-नए जीव जो है वो बने थे। नए-नए जीव जो है वो बने थे, ऐसा इन्होंने बोला स्वतः जनन का सिद्धांत। अब इसके बारे में यहाँ पास देखा जाए तो स्वतः जनन का सिद्धांत क्या बोलता था? यह माना जाता है कि जीवन जो है सड़ी-गली सामग्रियाँ जैसे भी एक कीचड़ से पैदा हुई थी। इन्होंने बोला कि जो सड़ी-मड़ी जो सामग्री थी उनसे जो है जीवन जो है वो बना था। कुछ कीड़े-मकोड़े आए, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ते गए, तो ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन ल्यू पैस्चर नाम के एक भैया आए थे, ल्यू पैस्चर नाम के एक भैया आए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई यार तू जो बोल रहा है ना वो गलत है। मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूँ, प्रूव भी कर सकता हूँ और उसने खारिज कर दिया, लियो पास्चर ने खारिज किया ये वाला सिद्धांत को। क्या बोल के किया? तो उसने बोला कि भाई जीव जो जनन का सिद्धांत इन्होंने दिया, इन्होंने बोला कि जो जीव है ना वो जनन करता है और नए जीव को बनाता है। ठीक है? जीव जनन करता है और नए जीव को बनाता है और ये हमें पता है कि ऐसा होता है। लेकिन उस टाइम में इन्हें भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो लोगों ने इनसे पलट के जवाब पूछा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो जीव है वो जनन करते हैं और नए जीव जो है वो बनाते हैं, हम मान लेते हैं। बट वो जो पुराना जीव था, पहला वाला जो जीव था, ठीक है? जैसे ये जीव है, उसने जनन किया और ये जीव बनाया, तो ये जीव कहाँ से आया भाई? ये कहाँ से आया? तो उस टाइम में वो जो है वो शॉक रह गए, बोले कि यार इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं और वो भी कन्फ्यूज़ हो गए। इसलिए इनका भी सिद्धांत जो है ज़्यादा मान्यता नहीं दिया गया था, ठीक है? तो इन्होंने बताया कि यार ऐसा है कि जो जीव है वो जनन करते हैं, लेकिन पुराना वाला मुझे नहीं पता है। मैं इतना जानता हूँ कि नए जीव कैसे बढ़ रहे हैं, वो जनन के माध्यम से बढ़ रहे हैं। अब उससे बाद क्या किया उन्होंने ना एक यहाँ पास क्या किया लैब में एक प्रयोग किया और लैब में प्रयोग करके उन्होंने बताया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, एक परखनली लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मरी हुई ईस्ट डाल देते हैं। मरी हुई ईस्ट डाल देते हैं और फिर उसे हम लोग बंद करके रख देते हैं ढक के। उन्होंने ऐसा बोला। अब जब उन्होंने देखा काफ़ी टाइम बाद तो इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता, वो मरी हुई ईस्ट पड़ी ही थी, अंदर में ही थी। अब फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि भई जो मरी हुई ईस्ट है ना, उसको हम लोग डालेंगे लेकिन इस बार बीकर को ढकेंगे नहीं, खुला ही रखेंगे। जब उन्होंने देखा तो भाई इसमें नए जीव जो है वो बनना स्टार्ट हो गए, नए जीव बने। अब यहाँ से क्या हुए जो पुराने जीव थे ना, उनसे ही नए जीव बन रहे हैं, नए-नए जो जीव है, न्यू जो जीव है वो बन रहा है। तो इन्होंने यहाँ बस प्रूव कर दिया कि नया जीव जो है ऐसे बन रहा है, जनन के माध्यम से बन रहा है और पुराने जो है उनसे ही नए जीव जो है वो बन रहे हैं। ऐसे इन्होंने बोल दिया, ठीक है? अब इससे सिद्ध भी हो गया, लेकिन इन्होंने नहीं बता पाया कि पुराने जीव कहाँ से आए थे। वो भी अभी एक तरह से रहस्य जैसा ही है, मिस्ट्री जैसा है, आप समझ सकते हो, ठीक है? अब वो कैसे आए थे, पहला इंसान कैसे है, ये वाला वही क्वेश्चन हो जाता है कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था। सो भाई मतलब कन्फ्यूजन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पास देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पास बताया वही ईस्ट वगैरह था। देन यहाँ पास देखते हैं अगला जो कि है भैया रासायनिक विकास का सिद्धांत जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, 2 वैज्ञानिक आते हैं। एक रूस का था जिसका नाम था ऑपेरिन, ठीक है? ऑपेरिन नाम था जो कि रूस का था और यहाँ पास इंग्लैंड के थे जिनका नाम था हॉल्डेन, ठीक है? इन दोनों वैज्ञानिक आए थे और ये दोनों वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। उसने क्या किया था ना, उस टाइम को देखा जब पृथ्वी बनी होगी तो उस टाइम में क्या हुआ होगा? तो उन्होंने ना ये बोला कि भाई जो जीवन है उसका पहला स्वरूप जो है पूर्व विद्वान जीवन रहित कार्बनिक अणु जैसे आरएनए प्रोटीन से आया है। इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है? इन्होंने ऐसा बोला। उस टाइम में प्रोटीन आर्यन नाम जो है वो आ रहा था धीरे-धीरे, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो है वो इन्हीं से ही जो है निर्मित हुआ है, इन्हीं से जो है वो बना हुआ है। सो इन्होंने क्या किया ना, देखा कि यार पृथ्वी जब बनी होगी तो उस टाइम में कंडीशन क्या हो रहे होंगे, तो उस समय पे उच्च ताप होगा, तापमान जो है एकदम उच्च होगा, ठीक है? ऐसा उन्होंने सोचा कि जब पृथ्वी बनी तो भाई बहुत सारे उच्च तापमान होगा, फिर ज्वालामुखीय तूफान जो है उस समय में बहुत ज़्यादा होंगे, जो वायुमंडल में मीथेन वगैरह हो गए, अमोनिया हो गए, ये जो है बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने ऐसा सोचा। अब फिर उन्होंने क्या किया ना, प्रयोगशाला में खुद की ही पृथ्वी बना डाली। क्या किया? खुद की ही पृथ्वी बना डाली। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने ना क्या किया,
प्रयोग किया, जिसमें बहुत सारी ये कुछ इस तरह से सेटअप उन्होंने बनाया। इसमें क्या किया भैया, बंद फ्लक्स में क्या किया भैया, देखो अमोनिया वगैरह जो था, मीथेन वगैरह था, वो सब डाला, जल वाष्प वगैरह। उस टाइम का कंडीशन जो है अब लैब में इन लोग तैयार कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी जैसी यहाँ पर कंडीशन जो है वो लैब में तैयार करते हैं। अब इसमें जो है उच्च ताप, मतलब कि 800 डिग्री सेल्सियस इन्होंने ताप दिया, जो कि बहुत ज़्यादा उच्च होता है। और फिर उसके बाद इन्हें क्या मिला भैया, अमीनो एसिड मिला। क्या मिला, अमीनो एसिड मिला, जो कि आरएनए और जो प्रोटीन होता है उनके अंदर में पाया जाता है। ठीक है, इनसे फिर पता चला कि भाई हाँ, अब हमने प्रॉपर यहाँ पर पता लगा लिया कि आरएनए जो प्रोटीन वगैरह है उनके अंदर में अमीनो एसिड होता है, जो ही यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मेन यहाँ पर काम करता है। सो इन्होंने बोला, अब इन्होंने क्या किया, कुछ इस तरह से प्रयोग, इन्होंने इस तरह से सेटअप बनाया था। अब इस सेटअप में उन्होंने क्या किया भैया, यहाँ पर जो है ना 800 डिग्री सेल्सियस, कितना 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ताप किया, गर्म किया, और गर्म करने के बाद जो यहाँ पर भाप वगैरह था वो यहाँ आया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर गैस वगैरह उन्होंने डाला था। और फिर जब ये रिएक्शन वगैरह हुआ तो यहाँ पर जो है भैया कार्बनिक यौगिक वाला जो जल है वो जम गया, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। और यहीं से पता चला उन चीज़ों के बारे में। ओके, इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे जो है वो देखते हैं, जो कि अगला टॉपिक है वो है जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, जिससे हम लोग देखते हैं भैया डार्विन का सिद्धांत। मैंने बोला था भाई स्टार्टिंग में ही कि हम अब 10th क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, 10th क्लास में, मतलब 12th में हम 10th के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। सो डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन भैया, उन्होंने क्या किया था भैया, HMS जो बीगल नाम का जहाज था उसमें यात्रा की थी, और बहुत सारी चीज़ें जो है आइलैंड वगैरह में घूमा था, और घूमने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पता लगाई थी। सो उसके एक निष्कर्ष उन्होंने दिया था, जो कि जीवन स्वरूप का एक विकास जो सिद्धांत है वो इसके रिलेटेड ही यहाँ पर है, जिसमें उन्होंने बताया था प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया था। सो क्या होता है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या भैया, जो जीव वातावरण में अधिक उपयुक्त थे, अधिक जननक्षम हुए, और उनके अधिक जो है संतानें हुई। मतलब इन्होंने बोला कि जो काबिल थे, ठीक है, जो काबिल थे, जो जनन में काबिल थे, जो रहने में काबिल थे, ठीक है, मतलब बाकी जीवों से जो एक तरह से प्रभावी थे, वही यहाँ पर रहे, वही जनन किए, और वही जो है संतान जो है वो ज़्यादा उत्पन्न किए। इसके कारण क्या हुआ, उनकी जो प्रजाति है वो बढ़ी, और अभी तक जो है वो धीरे धीरे करके अलग रूप में रह रहे हैं, बट अभी भी है। बट जो यहाँ पर क्या है भैया, इस प्राकृतिक वर्ण जो है उस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाए, वो विलुप्त हो गए, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, बहुत सारे जीव जंतु आए थे वो विलुप्त हो गए, टोडो वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो सब विलुप्त हुए थे। क्यों, क्योंकि वो डार्विन के इस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वो प्रभावी नहीं थे। प्रकृति जब चेंज होती है तो उसके साथ साथ चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बट वो चेंजेस नहीं ला पाए, इसलिए यहाँ पर जो है विलुप्त हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं भैया आगे की चीज़ें, जो आगे की चीज़ें हैं वो है भैया विकास के प्रमाण क्या है। तो भैया विकास के प्रमाण के बारे में अगर देखा जाए तो भाई देखो, जब पृथ्वी को, तो पृथ्वी में नीचे देखो धरातल, ठीक है, धरातल जो है अपना, मतलब ये तल छठी जिसे बोलते हैं धरातल नीचे वाला, तो उसमें भैया चट्टानों के बहुत सारे लेयर बने हैं, बहुत सारे लेयर। आपने 10th क्लास में SST सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा, बहुत सारे लेयर होते हैं हमारी जो भूमि है उसमें। तो इतने सारे लेयर कब आएंगे, जब कहीं ना कहीं विकास हुआ होगा, कुछ चेंजेस हुए होंगे, फिर नए नए तूफान वगैरह आया हुआ, तो भाई मिट्टी जो है लेयर बनता गया होगा। तो इन्होंने बोला कि भैया तलछटी चट्टानों पृथ्वी के इतिहास जो है वो गवाह है कि भैया विकास जो है वो हुआ हुआ है। ठीक है, विभिन्न परतें जो है वो यहाँ पर बनी है, विभिन्न जीव आए हैं, जो स्वरूप है यह विलुप्त जीवन, जैसे डायनासोर वगैरह की विलुप्ति, इसके अवशेष मिले हमें, जीवाश्म मिला है। सो हमें पता चला कि यार विकास जो है हुआ है, यही विकास का प्रमाण है। अब प्रमाण देना तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लोग कैसे मानेंगे जब आपके पास प्रमाण होगा, जब तक प्रमाण नहीं होगा तब तक लोग नहीं मानते हैं। सो इन्होंने यहाँ पर प्रमाण दिया कि यार इतने सारे, मतलब काफी लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर प्रमाण दिया कि जीवाश्म वगैरह जो है, फॉसिल जो है, उससे हमें ये सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते भैया, अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर वही है कि डायनासोर वगैरह के बारे में है। अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि भैया होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या होता है, समजातता जिसे कहते हैं हम लोग। सो भैया ये क्या है, समजात अंग आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था, जिसमें क्या भैया समजात नॉर्मल है, समजात। अब छत्तीसगढ़ में भी ये जाति वाला ज्यादा चलता रहता है। ठीक है, सो वो देखा जाए तो सम मतलब कि समान जाति देख लो। अब समान जाति का मतलब क्या है भैया, अगर किसी की जाति जो है वो समान है, इसका मतलब ये है कि वो एक ही जगह से उत्पन्न होंगे, एक तरीके से उत्पन्न होंगे। ठीक है, जैसे मेरी जाति अलग है, मेरी जाति जो है उसमें भाई मेरे जो फैमिली मेंबर होंगे सभी के सभी एक ही जैसे होंगे, एक ही जाति के ना। सो यहाँ पर उनकी जो संरचना है, उत्पत्ति है, वो क्या भैया समान रहेगी, मतलब एक जाति के लोग की, बट उनका कार्य जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे भैया अलग काम करते हैं, मैं अलग कर रहा हूँ। सो ऐसे अलग अलग काम जो है वो हो सकते हैं। वैसे समजात अंग क्या होता है, जिसकी संरचना या उत्पत्ति जो है समान होती है, लेकिन कार्य जो है वो अलग अलग होता है, वो यहाँ पर समजात अंग होती है। अब इसमें आप शारीरिक विकास जो है वो दर्शाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मानव, चीता, हेल, जो वेल है, ठीक है, चमगादड़ के अग्रपाद वगैरह है, वहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ था ये वाला। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इजी था टॉपिक था यार, छोटे मोटे टॉपिक से। सो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो है वो है, यहाँ पर भी है तुल्यरूपता। तुल्यरूपता क्या होता है, सो तुल्यरूपता अंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समृद्धि अंग बोल सकते हैं। ठीक है,
सो ये क्या होता है, जो कार्य समान होता है परंतु इसका जो पूर्वाश्रय संरचना है वो भिन्न होता है। अब शारीरिक विकास जो है वो यहाँ पर दर्शाता है। अब देखो हमने पढ़ा था समृद्धि अंग, ये वाला जो हमने पढ़ा नहीं, ये वाला वो समझात अंग था। इसके अंदर हमने समृद्धि अंग पढ़े थे। सो यहाँ पर समृद्धि अंग को चेंज कर दिया गया, उसका नाम जो वो चेंज किया हुआ है वो है तुल्यत्व अंग है, तुल्य तुल्य रूपता ये बोलते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई वही है, समृद्धि ही है ये, ठीक है, जिसमें कार्य जो है वो समान होता है, उत्पत्ति जो है पूर्वज जो है वो अलग होती है। सो यहाँ पर इसके बारे में है। सो इजी है, काफी ज्यादा हमने पढ़ा भी है पहले भी, ठीक है। सो उदाहरण के लिए वही है, पक्षी एवं तितलियों के पंख है। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे जड़, आलू वगैरह, तना वगैरह। सो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरह से जो प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर एक बटरफ्लाई के माध्यम से इन्होंने उदाहरण दिया था, विकास हुआ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिस प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या है, जिसने डार्विन ने दिया था, उन्होंने बोला था भाई अगर तुम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलोगे तो विलुप्त तो हो जाओगे, ठीक है, विलुप्त तो हो जाओगे, तो तुम्हें चेंजेस लाना अपने में जरूरी होता है। अब इन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया था, एक मिनट। सो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने ना एक बटरफ्लाई के बारे में बताया था, एक जो तितली वगैरह थी उनके बारे में यहाँ पर बताया था कि एक बुरा होता है, एक व्हाइट रंग का होता था उस टाइम में, और पेड़ का जो खाल होता था ना उस टाइम में, जो पेड़ यहाँ पर था, पेड़ का नाम यहाँ पर क्या है, लाइकेन है, ठीक है। लाइकेन का जो पेड़ है वो सफेद पेड़ था। तो क्या होता था, जो सफेद वाले बटरफ्लाई थे ना वो छुप जाते थे, सफेद वाले जो बटरफ्लाई थे ना उसमें छुप जाते थे, लेकिन ये जो भूरे वाले थे ना वो नहीं छुप पाते थे, भूरे वाले नहीं छुप पाते थे। इसलिए क्या होता था, जो लोग थे वो भूरे वाले का शिकार कर देते थे, या कोई कीड़ा मकोड़ा आगे से खा देता था। तो ये इसकी जो संख्या ना वो बहुत ज्यादा गिरने लगी, बहुत ज्यादा गिरने लगी। लेकिन क्या हुआ, जब धीरे धीरे औद्योगिकीकरण हुआ, जब बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह बनी, तो उसके जो धुएं वगैरह, उसके कारण ये जो लाइकेन का जो पौधा था वो एक तरह से दूषित होने लगा, और इसका जो सफेद जो यहाँ पर कवर था पेड़ का, वो अब भूरे में तब्दील हो गया। अब जब भूरे में हुआ तो जो भूरा वाला जो बटरफ्लाई था ना भैया, वो क्या है भैया, यहाँ पास जो है क्या करता है, वो छिप जाता है। अब सफेद वाला जो है वो यहाँ पर चेंजेस नहीं आता कुछ अपने में, ठीक है, अभी भी सफेद ही था। सो अब क्या हुआ भैया, उसका शिकार करना स्टार्ट कर दिए लोग, और जब वो शिकार वगैरह हुआ तो वो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया, और अभी इसका नामो निशान नहीं है, बल्कि ये वाला जो है उसका थोड़ा बहुत नामो निशान तो है। तो बस यहीं पर बताया गया है कि इससे पहले जो है श्वेत क्रांति वगैरह जो हुई थी, ठीक है, वो यहाँ पर बताई गई कि भैया ऐसा था, औद्योगिकरण, प्रदूषण वगैरह के कारण यहाँ पर जो बटरफ्लाई वगैरह थे वो जो है विलुप्त हो चुके थे। तो ऐसा इसमें प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो बताया गया है। इसके अगला टॉपिक देखते हैं, वो है भैया अनुकूलित विकिरण क्या होता है। सो अनुकूलित विकिरण क्या है भैया, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होना यहाँ पर अनुकूलित कहलाता है। अब इन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पर एक टापू है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर क्या भैया एक पक्षी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक पक्षी है, ठीक है। अब उसके भाई कुछ फैमिली है, मतलब कुछ बच्चे हैं, जो मान लीजिए 3 बच्चे हैं। अब ये जो तीनों बच्चे एक जगह से निकल के, ये साउथ में चला गया, ये नॉर्थ में चला गया, ये कहीं और चला गया, तो ऐसे अलग अलग जगह में जाएंगे और वहां जाके वो अपने अलग फैमिली बनाएंगे, तो वहां कुछ अलग चेंजेस आएंगे। ऐसा डार्विन ने भी बोला था, फिंच नाम के एक पक्षी के ऊपर बताया था। तो इन्होंने बोला कि भाई एक क्या है, भौगोलिक क्षेत्र से अगर बहुत जगह में जा जाके वो चेंजेस होते हैं, तो मतलब उनकी जो जाति है वो अलग अलग जगह जाम के अलग अलग और जाति बनाती है। सो वो यहाँ पर क्या कहलाती है भी, अनुकूलन कहलाती है, अनुकूलित विकिरण जो है वो कहलाती है। अब प्रमुख उदाहरण यहाँ पर डार्विन का फिंच वाला जो है, जो कि गैलोफेगस जो जीव था वहां पर दिखा गया था, जिसके चोंचों में अंतर बताया गया था। और फिर ऑस्ट्रेलिया क्या भी है, ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई यहाँ पर क्या भी है, एक सेकेंड, इस शिशुधारी प्राणी, एक सेकंड, नाम मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार और चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप ये याद रखना कि यहाँ पर जो फिंच पक्षी था वो यहाँ पर था। देन आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर जैव विकास। सो जैव विकास में ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, बस कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिसमें वही शिशुधारी विकिरण के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर नए नए जो जीव है वो बनते गए, ठीक है। सो यहाँ पर बताया गया इनके बारे में ही, जो एग्जाम्पल था ना ये वाला, ठीक है, वही एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं। देन आगे बढ़ते हैं, तो भैया वही जैव विकास में कुछ और भी डायग्राम्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, उसी के बारे में ही शिशुधारी जो है भैया ऑस्ट्रेलियाई जो शिशुधारी है उनके बारे में यहाँ पर जो है कुछ बातें जो है बताई गई है, कुछ डायग्राम दिए गए हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एनसीईआरटी एक बार जो है जरूर से रीड कर लेना, ताकि आप अच्छे से और भी समझ सके बेहतरीन तरीके से। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विकास की क्रियाविधि। क्या भी है, विकास की क्रियाविधि। सो अभी हम देखते हैं विकास का जो क्रियाविधि है वो क्या है। सो इसमें भी है यहाँ पर ना क्या भी है,
होंगो की ब्रिज यहाँ पर क्या भी है, एक सिद्धांत जो है वो यहाँ पर लाया गया था, उत्पत्ति सिद्धांत था। इसमें यहाँ पर क्या है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नहीं था, बस वही जो डार्विन की विधाएं थी ना, उसमें छोटी-मोटी यहाँ पर क्या है चेंजेस किए गए थे, ठीक है? डायरेक्शन वगैरह उसका ही फॉलो करके उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या भी है रैंडमली उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। सो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर जो है वो इसके बाद जो अपना क्या भैया हार्डी वेग सिद्धांत है, मतलब कि हार्डी वेगवर्न सिद्धांत जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? सो ये जो हार्डी वेगवर्न का सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि भैया ये क्या होता है। सो इन्होंने ना भैया इन्होंने क्या किया था भैया, एक फार्मूला दिया था। वैसे फार्मूला नहीं पूछा जाएगा ये वाला फार्मूला, ठीक है? बट यहाँ पर आप फार्मूला जो है एक बार अच्छे से याद कर लेना। इन्होंने आनुवंशिक संतुलन जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया था इस फार्मूला के माध्यम से, और उन्होंने जो है क्या किया था भैया, संतुलन करने के लिए, मतलब हार्डी वेव संतुलन के को प्रभावित करने के लिए 5 कारक इन्होंने बताए थे। इन्हें संतुलित करने के लिए समझो, ठीक है? 5 कारक थे, जैसे कि भैया जिनका प्रवाह होना क्या है, आनुवंशिक विचलन क्या होता है, उत्परिवर्तन यहाँ पास है, आनुवंशिक पुनर्संयोजन है, प्राकृतिक वर्ण है। तो ये जो है वो कारक थे, 5 कारक, जो कि एक तरह से आबादी जो है, अलील जो है, उसकी जो स्थिति है उसे क्या करती है, एक तरह से भई संतुलित करने का काम करती है, ठीक है? आबादी अलील को संतुलित करने का काम करती है ये 5 कारक, ठीक है? कौन-कौन से? जीन प्रवाह है, आनुवंशिक विचलन है, फिर उत्परिवर्तन है, और उसके बाद आनुवंशिक पुनर्संयोजन है, और प्राकृतिक वर्ण है। तो ये 5 इन्होंने यहाँ पर क्या भी है कारक फैक्टर जो है वो बताए थे। सो आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पर देखते हैं, अगला जो टॉपिक है विकास का संतुलित वितरण, जिसमें डायग्राम दिया गया है। डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद अगले और डायग्राम दिया गया है इसके बारे में ही, और इसमें ज़्यादा थ्योरी अच्छा नहीं था, जो इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है? सो यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट करते हैं, ये वाला टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक आ जाते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 5 से 6 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए इस चैप्टर से, वो सभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अच्छे से क्वेश्चन भी आपका हो जाए और अच्छे से आप रिविजन कर सको। सो यहाँ पर देखते हैं मानव का उद्भव विकास देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए भैया 15 मिलियंस, ठीक है? 15 मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब उससे पहले 15 मिलियन साल पहले क्या था भैया, उस टाइम पे जो ह्यूमन थे, ठीक है? ह्यूमन के पूर्वज बोल दो, या पे एक तरह से जो पहले जो इंसान जैसे थे वो आए थे, उनका नाम क्या था भैया, तो उनका नाम था भैया ड्रायोपिथेकस या रामापिथेकस नाम था। क्या था भैया, रामापिथेकस नाम था। बहुत ज़्यादा पुराना यहाँ टाइम में ये था। अब ये जो रामापिथेकस था भैया वो अधिक मानव जैसे थे। कैसे थे? मानव जैसे थे, एकदम मतलब मिलते-जुलते थे, ठीक है? मानव जैसे। तो आपको पूछा जा सकता है कि रामापिथेकस की विशेषता आप बताइए, तो आप उनके बारे में विशेषता बता सकते हो। ये मानव जैसे थे, इनका शरीर ऐसा था। सो इनके बारे में थोड़ा-सा आप सर्च कर लेना, हमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताया गया इसके अंदर में, बट ये आता है, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पास भैया ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जो भैया 2 मिलियन ईयर्स पहले था। पत्थर से हथियार, शिकार, जो फल है उसे यहाँ पास खाने वाले। तो यहाँ पास क्या है भैया, उनके बारे में आता है। फिर है होमो हैबियस आया, ठीक है? जो कि प्रथम मानव बोला जाता है। इनका जो दिमाग था वो कैसा भैया, 650 से लेके 800 सीसी था, और ये जो है मांस नहीं खाते थे उस टाइम पे। फिर होमो इरेक्टस आया, जो कि 1.5 मिलियन वर्ष पहले आया था। अब इनका जो दिमाग था भैया 900 क्या था भैया, देखो सीसी था, 900 सीसी था, ठीक है? ये मांस खाने लगे थे और ये पका के भी खाने लगे थे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पास भैया और भी नए-नए यहाँ पास आए, जैसे कि भैया निंडरथल आया। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए भैया, सो इनका जो दिमाग था वो 1400 सीसी था, ठीक है? इसके बाद जो अभी है, अभी वर्तमान में जो है वो है होमो सेपियंस मीन्स हम, ठीक है? सो हमारा जो यहाँ पास आईक्यू लेवल वगैरह है वो यहाँ पास नहीं बताया गया है। बट यहाँ पे देखा जाए तो आधुनिक मानक है, ठीक है? हिम युग में जो है वो मतलब कि वही 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व में आई हुई है अभी होमो सेपियंस। सो अभी होमो सेपियंस ही चल रहा है, ठीक है? सो ये यहाँ पास थे जो कि मानव का यहाँ पास विकास बताता है। सो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये रामापिथेकस कब पाए जाते थे, तो 15 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, और ये मानव जैसे थे, इनका शरीर कैसा था वो चीज़ आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पास हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने पीवाईक्यू की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सो अभी यहाँ पास हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यहाँ पास हमारा जो लास्ट डायग्राम था वो आप देख लीजिए, जो कि वही विकास को ही बताया गया कि पहले जो चिंपांजी वगैरह थे, ठीक है? अब वहाँ से भी विकास हुआ, और विकास होने के बाद वो ह्यूमन में ऐसे बदल गया, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? बंदरों से बना बोलते हैं ना। सो यही है। अब इसके बाद हम लेते हैं लास्ट वाला, जो कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि अपने पीवाईक्यू का है, ठीक है? अपने पीवाईक्यू का है। सो यहाँ पर पीवाईक्यू देखा जाए तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन ही आएगा। पीवाईक्यू भाई मतलब 80 से 85% जो है पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं सीजी बोर्ड में, तो आपको पीवाईक्यू जो है वो करना ही करना है, या बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है, डन। सो आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पास है, अनुकूलित विकिरण किसे कहते हैं? हमने ये टॉपिक पढ़ा था, अनुकूलित विकिरण किसे कहते हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके बारे में यहाँ पास है। अब देखो 2019 में पूछा है, 2024 में पूछा है, ठीक है, 2019 में, 2024 में पूछा है, तो आप चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, आप चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, बट यहाँ पास मैंने आपके लिए और भी इजी शब्दों में यहाँ पास लाया है, ठीक है, वही है, लेक्चर का ही पार्ट है सारी चीजें। देखो अनुकूलित विकिरण क्या होता है भैया, एक ही मूल पूर्वज प्रजाति से भिन्न भिन्न आवासों एवं अनुकूलन के अनुसार नई प्रजातियों का विकास होना अनुकूलित विकिरण कहलाता है। मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था भैया, एक यहाँ पास क्या है भैया, एक यहाँ पास परिवार है, एक टापू है जो कि एक परिवार में रहते हैं, और वहाँ के जो अलग अलग सदस्य हैं वो अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, और वहाँ पास अलग अलग प्रजातियां बनाती हैं, नए नए प्रजातियां बनाती हैं। सो वो यहाँ पास क्या है भैया, अनुकूलित विकिरण कहलाती है। मतलब एक ही मूल पूर्वज से, देखो एक पूर्वज है ना, मतलब एक फैमिली है, मान लीजिए एक पूर्वज एक फैमिली है, जिस एक एक मान लीजिए यहाँ पास नॉर्मल से एक ह्यूमन है मान लो, या एक पक्षी मान लेते, पक्षी ज्यादा अच्छा एग्जांपल देगा। एक पक्षी है जिसके यहाँ पास 3 बच्चे हो जाते हैं, सो एक पूर्वज है। ओके, अब यहाँ से जो बच्चे हुए थे ना वो अलग अलग जगह जाएंगे, मान लीजिए ये यहाँ पास एक टापू में चले गए, और यहाँ जाके वो क्या भी है, किसी दूसरे पक्षी के साथ यहाँ पर संभोग करेगा, और नई यहाँ पास प्रजातियां बनाएगा, कुछ अलग टाइप का, उससे अलग, लेकिन एक ही पूर्वज से बना हुआ है। सो यहाँ पास अलग अलग क्या भैया, नए नए यहाँ पास क्या भैया, अपना यहाँ पास प्रजाति बनेगा, नए नए प्रजाति बनेगा। सो वही यहाँ पास अनुकूलित विकिरण कहलाता है। अब इसका मुख्य यहाँ पास कारण बता दो भैया, नए वातावरण, भोजन की उपलब्धता, और क्या प्रतिस्पर्धा जो है कमी, वो सारी चीजें यहाँ पास आ जाती है, इनके कारण है, ठीक है। जैसे नया वातावरण आया, मान लीजिए अगर वो भैया चोंच उनका लंबा है लेकिन वो पत्थर खाते हैं, सो उनका चोंच जो है छोटा करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे विकास में वो छोटा हो गया, तो वातावरण के हिसाब से अपने में चेंज लाए थे। भोजन की उपलब्धता, मान लीजिए वहाँ पास जो भैया एक पूर्वज थे, वो जो है मांस खाते थे, लेकिन जब वो कहीं गए तो वहाँ पास भोजन नहीं मिला, मांस नहीं मिला, तो भैया कुछ पेड़ पौधे की ही चीजें खाने लगे। तो ऐसे करके अलग अलग जो है वो प्रजाति जो है बनाती है, बट एक ही पूर्वज से होता है। सो वही यहाँ पास कहलाते हैं यहाँ पास अनुकूलित विकिरण। अब उदाहरण आप देख सकते हो, यहाँ पास भी है वही अपना जो गैलापागोस द्वीप का जो फिंच पक्षी था, डार्विन फिंच पक्षी था, उनके बारे में यहाँ पर सब बता सकते हो, और लास्ट में यहाँ पर स्विट्जरलैंड जीव जो है उनके बारे में भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पास दिया हुआ है, डार्विन के चयन सिद्धांत के परिक्षेप में जीवाणुओं में देखे गए क्या है प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण यहाँ पर से 2025 में यहाँ पर पूछा गया है, और एनसीईआरटी में भी यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो यहाँ पर डाटा पूछा गया है कि भैया ये जो प्राकृतिक वर्ण का जो एक सिद्धांत था, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर जो है पूछा गया है, समझो। सो यहाँ पर 4 यहाँ पर चीजें ली हुई है, जैसे कि अनुवांशिक का ज्ञान ना होना, ठीक है, अनुवांशिकी का ज्ञान ना होना, डार्विन विभिन्नताएं की उत्पत्ति और वंशगति की सही व्याख्या ना कर सके, ठीक है, इन्होंने बोला, मतलब एक तरह से ऐसा ही है कि देखो डार्विन ने भैया ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत तो दिया, ठीक है, सिद्धांत दिया, काफी लोगों ने माना भी, और काफी लोगों ने पे पलट के क्वेश्चन में पूछा कि यार ये चीजें फॉलो नहीं करता तेरा सिद्धांत, ठीक है, ऐसा है, कुछ आलोचनाएं हुई, ठीक है, एक तरह से कमियां निकाली गई, तो वही कमियां यहाँ पास पूछी गई है। सो सबसे पहले वही है आनुवंशिकी जो है उसका ज्ञान ना होना। तो भैया डार्विन जो है उनमें क्या था भैया, डार्विन तो सुधा सोचा ये सारी चीज मिली, ठीक है, बट उन्हें आनुवंशिकी की ज्यादा ज्ञान नहीं थी, ठीक है, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वंशगति वगैरह सही व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए आलोचना मिली थी उन्हें। फिर अवशेषी अंक का व्याख्या नहीं कर पाए थे वो, कि अवशेषी अंक क्या होता है वो नहीं बता पाए थे, तो स्पष्ट नहीं कर पाए थे शरीर में अवशेषी अंक क्या होता है। तो भैया अवशेषी जो है वो क्यों बचे रहे, तो वो भी यहाँ पर जो है नहीं बता पाए। अब ये अवशेषी अंक क्या होता है भैया, अवशेषी अंक जो पहले था, मतलब किसी जैसे हमारे अंदर में एक अक्ल दाढ़ होती है, ठीक है, अगला दांत होती है। अब वो जो होता है पहले पूर्वजों में काम क्या करता था, पहले काम क्या करता था, और धीरे धीरे जो है वो काम नहीं करता, तो अभी भी आया हमारे अंदर में रह जाता है, बट अभी उसका कोई काम नहीं है, वो अवशेषी अंग होते हैं। सो बोला कि यार अभी भी क्यों बचे हुए हैं वो नहीं बता पाया। फिर यहाँ पर कायिक बनम, यहाँ पर जनिक विभिन्नताएं जो है वो यहाँ पर कायिक जनन होता है, आपको पता है, ठीक है, टूट कर अलग बन जाना, ठीक है, और ये जो नॉर्मल जनन वगैरह होता है, तो ये सब में जो है भेद वगैरह नहीं कर पाए थे। अधिक यहाँ पर क्या है विशिष्ट अंग जो है उनके बारे में भी नहीं बता पाए थे। तो काफी सारे ऐसे थे जिसमें वो नहीं बता पाए थे, काफी सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए थे। सो इसलिए एक तरह से क्या भैया उनकी आलोचना की गई थी, उनके सिद्धांत पर कमियां निकाली गई थी। सो वो आप बताना, ठीक है, वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अगला हम देखते हैं, अगला यहाँ पर जो अपना पीवाईक्यू है वो है प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा क्या है, कि ये जो प्रजाति है वो क्या होता है, ये जो प्रजाति है भाई वो क्या होता है। सो देखते हैं प्रजाति क्या होता है भैया।
जीवों का वह समूह जो आपस में प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन करके संतति उत्पन्न कर सकता है, उसे प्रजाति कहते हैं। मीन्स क्या है भैया, ऐसे कुछ जीव जो आपस में क्या भैया जनन करके नए जो जीव है वो बना सके, सो वो यहाँ पर क्या भैया प्रजाति कहलाते हैं। अब देखो आपको पता होगा कि एक ही प्रजाति के जो है वो यहाँ पर जनन कर सकते हैं। ऐसा है कि यार जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही पैदा करेगा, ह्यूमन के साथ ही शादी होगा उसका। ऐसा नहीं कि वो भाई किसी जानवर के साथ शादी कर ले, तो ऐसा नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो जन्म की बात हो रही है, प्रजनन की बात हो रही है, वो एक ही प्रजाति के अंदर में ही होता है। तो यहाँ उस प्रजाति की सबसे अच्छा परिभाषा यही है कि जन्म के उपपक्ष में ही देखा जाए कि इसकी परिभाषा इसी तौर पे हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर यह वर्गीकरण की मूल इकाई होती है, ठीक है, प्रजाति वगैरह। फिर एक ही प्रजाति के जीव के अनुवांशिक गुण और बाह्य लक्षण अत्यधिक जो है समान होते हैं। अब एक ही जाति के तो भाई तो ये सारी चीजें समान तो होगी, ठीक है, ये सारी चीजें समान होगी। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो यहाँ पर से भैया वायरस क्या होता है। तो वायरस के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप बताओगे अकोशिकीय क्या होती है भैया, ये होती है अकोशिकीय होती है, अति सूक्ष्म होती है, संक्रामक होती है, कारक जो भैया केवल जीवित पोषीय कोशिकाओं के अंदर ही जनन और वृद्धि कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया वायरस क्या होता है, तो ये अकोशिकीय होती है। कैसे होती है, अकोशिकीय होती है, कोशिकाएं नहीं बनती, मतलब कोशिका नहीं होती, अकोशिकीय होती है। अति सूक्ष्म होती है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और संक्रामक होते हैं। संक्रामक मतलब भैया जो बीमारियां पैदा करती है, संक्रमित करते हैं, वो संक्रामक होते हैं। और केवल जो जीवित पोषीय कोशिका है उसके अंदर में, मतलब होस्ट सेल जो है उसके अंदर में यहाँ पर क्या है भैया, वो रह के जनन करते हैं और वृद्धि करते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर में कोई वायरस है, तब वो जनन कर पाएगा, वृद्धि कर पाएगा, अपनी संख्या में वो जो है बढ़ाव कर पाएगा, मतलब वृद्धि कर पाएगा। बट हमारे शरीर से वो बाहर है, मतलब यहाँ पर पड़ा रहेगा, मान लीजिए कहीं पड़ा है सामने में, सो वो ग्रोथ नहीं करेगा, ना ही वो वृद्धि करेगा, ना ही जनन कर पाएगा। बट जब तक किसी होस्ट सेल में नहीं जाएगा तब तक ये वृद्धि नहीं करता, तब तक ये जनन नहीं करता। तो वायरस के बारे में ये चीजें हैं। इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है कड़ी मानी जाती है। तो संयोजी कड़ी के बारे में पूछा है तो क्या होता है, दो जीवों के बीच में जो फंस कर रहता है, मतलब ऐसे बोल सकते हो दोनों जीवों के बीच का लक्षण पाया जाता है, वो संयोजी कड़ी होती है। वैसे ही यहाँ पर जो है वायरस क्या है भैया, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है, वायरस। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इनकी संरचना के बाद क्या भैया, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए और प्रोटीन आवरण से बनी होती है। इसका मतलब देख सकते हो इसके अंदर में डीएनए आरएनए भी पाया जाता है। ये हमें पता है कि भैया जो विषाणु होती है, वायरस जो होती है, उसमें दोनों ही पाया जाता है। हमारे अंदर में डीएनए होता है, हमारे अंदर में डीएनए होता है, आरएनए किसमें होता है, जीवाणु वगैरह में होता है, विषाणु में भी होता है। तो यहाँ पर जो वायरस है, ये जो वायरस है उसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों ही पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन आवरण से बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, जो कि अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भैया समझात अंक से आप क्या समझते हो, समझाइए। दो यहाँ पर समझात अंक के जो है नाम आपको बताना है। सो यहाँ पर समझात अंक देखो क्वेश्चन कब पूछा गया है भैया, 2023 और 25 में पूछा गया, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समझात एवं स्मृति अंक जो है उनके बारे में पूछा गया। तो भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है समझात अंक, हमने बताया भैया समझात मतलब समान जाति, मतलब कि उत्पत्ति हो गई, ठीक है, इनकी उत्पत्ति हो गई, लक्षण हो गई, वो यहाँ सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। बट कार्य जो है वो अलग हुआ, कार्य अलग है, उत्पत्ति सेम है, तो वो यहाँ पर समझात हो जाएगा। समृद्धि अंक क्या होता है, जिसमें भैया कार्य जो है वो समान रहेगा, लेकिन उत्पत्ति जो है पूर्वज जो है वो अलग होंगे, ठीक है। अब दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, समृद्धि और समझात में अंतर पूछे जाएंगे। सो आप अंतर बता पाओगे, कैसे बताना है यहाँ पर देख लीजिए। मूल संरचना क्या है, ये समान होती है, इसका भिन्न होता है। इनके कार्य की बात की जाए तो भैया ये भिन्न भिन्न होते हैं, किसमें, समझात में। लेकिन वहीं अगर देखा जाए समृद्धि में, जिसमें जो कार्य है वो एक समान होता है, क्या है, कार्य समान होता है। विकास का प्रकाश देखा जाए तो इसमें क्या होती है, अपशारी विकास होता है, लेकिन इसमें अभिशारी विकास होता है। इसके उदाहरण की बात की जाए तो मनुष्य का हाथ व शील का यहाँ पर देख लीजिए, और फिर पक्षी व कीट के पंख यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मुख्य अंतर थे जो आपको पूछे जाएंगे। सो आप बता पाओगे, 2 और 3 नंबर का ही आएगा। अगर 2 नंबर का 2-3 बता दोगे फिर भी चलेगा, 3 नंबर का 3 और 4 बता दोगे फिर भी चलेगा। ऐसा नहीं कि डबल बताना होता है। तो आप 4 भी बताओगे 3 नंबर में तो आराम से आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब कुछ और भी छोटे मोटे क्वेश्चन बच जाते हैं, वो भी देख लेते हैं भैया, जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सो अगले यहाँ पर भैया समृद्धियाँ क्या है, तो हमने बताया भैया समृद्धि अंक क्या होता है भैया, वही जिसके कार्य समान होते हैं, जिसके कार्य समान होते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति, उसके जो पूर्वज हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो ये पूछा है देखो भैया 2025 में, 2023 में ये जो है पूछा गया है। सो 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं, चूंकि यहाँ पर से भी समृद्धि मतलब वही है,
ठीक है। उसका एग्जाम्पल वगैरह आप देख सकते हो, तितली और पक्षी के पंख। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो है वो है समजात समृद्धि में अंतर। सो हमने वहाँ पर देख लिया, बट यहाँ पर से एक और भी दिया हुआ है। सो एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ अलग भी मिल जाए। सो यहाँ पर देखो, जीवों के वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान जो है मतलब समानता जो है प्रदर्शित करते हैं, वो समजात में आते हैं। ये संरचनाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि इनकी धारिताएं और वाले जो जीव थे, विकास थे, वो दृष्टि से जुड़ी हुई है, मतलब पुराने जो जीव है उनसे जुड़ी हुई है। ये अंग बाहर से देखने पर अलग अलग प्रकार के दिखाई दे सकते हैं, मतलब दिखाई देते हैं या दे सकते हैं। इसके आंतरिक संरचना में समानताएं दर्शाई जाती है, मतलब इनकी जो कार्य है वो समान है इसलिए। फिर उदाहरण के लिए मेढक के अग्रपाद, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के वे पंख और घोड़े का अग्रपाद यहाँ पास आ जाएगा। फिर इसमें भी देखा जाए तो जीवों के वे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, एक समान कार्य करते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करती है कि इनका धारितीय करने पर जो जीव विकास दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं। ये बाहर से जो है समानताएं प्रदर्शित करते हैं, मतलब बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पास आंतरिक संरचना में वो अलग होती है, जिससे तितली का पंख देख लो, चमगादड़ का पंख लगे, दोनों का पंख है, ठीक है, दोनों का ही उड़ने का काम आ रहा है। सो बाहर से देखने में सही लगता है, बट अंदर की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। इसमें उत्पत्ति जो संरचना है वो अलग अलग हो सकती है। सो यहाँ पर हमने ये भी चीज़ देखा, मतलब कंप्लीट हो गया सारी चीज़ें। अभी यहाँ पास बचते हैं कुछ और ही, जैसे कि अवशेषी अंक क्या होता है, जो कि यहाँ पर 2020, 23 और 25 में पूछा गया है। 2020, 2023, 2025 में छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछा गया है यहाँ पास। तो भैया अवशेषी अंक क्या होता है, मैंने बताया था, कुछ ऐसे अंक होते हैं हमारे अंदर में, हमारे अंदर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो बहुत पहले पाए जाते थे, बहुत पहले पाए जाते थे और बहुत पहले काम में भी आया करते थे, बट अभी जो है उनका कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ रह गया है। सो आप उसके नाम बताते ना, एग्जाम्पल अगर पूछा आता है तो, और इसके बारे में पूछा आता है तो वही बता सकते हो भैया। जो बहुत पहले पाए जाते थे, जीव के शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में ये सक्रिय रहे होंगे, मतलब काम करते होंगे, लेकिन वर्तमान में अनुकूलन जो है, मतलब कि अनुकूलन लोग कारण क्या हुआ भैया, ये जो है कालांतर में निष्क्रिय हो गए, अभी आप काम नहीं करते हैं। सो इसके बारे में आप बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या भी है, जीव के शरीर में पाया जाने वाला अंग जो पूर्वजों में पूर्ण विकसित एवं कार्यशील थे, परंतु अभी विकास क्रम के कारण इनका जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है और अभी रह चुका है। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये अगला दाढ़ हो गया, ठीक है, वन फार्म यहाँ पर देख सकते हो, और ये शरीर में क्या है, निष्क्रिय है, मतलब कि अभी बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ये बंद पड़ा हुआ है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, सो आप अच्छे से कर लेना। देन आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर संयोजी कड़ी किससे कहते हैं, इसके महत्व बताइए। तो वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है यार, मैं बीच बीच में बता भी रहा था सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया 2024 2019 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो संयोजी कड़ी क्या होती है, तो भैया दो जीव है, उनके सेम लक्षण जो है अगर किसी एक जीव में पाया जाता है, मतलब दोनों के जैसे लक्षण वो प्रकट कर रहे हैं, सो बीच की संयोजी कड़ी में आती है। जैसे हमने यहाँ पर वायरस का पढ़ा सजीवों और निर्जीवों के बीच में, वो संयोजी कड़ी है। वैसे यूग्लिना हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, वो भी संयोजी कड़ी होती है। और ऐसे और भी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो कि संयोजी कड़ी का है, जैसे आर्कियोप्रैक्टिस जो है वो संयोजी कड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्कियोप्रैक्टिस, नीट में भी काफ़ी पूछा गया है इसके बारे में। तो देखो, प्रकृति में कुछ ऐसे जीव प्रजातियां पाई जाती है जिनमें अपने समिति के दो जीव समूह जैसे वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें एक वर्ग के जीव कम तथा दूसरे वर्ग के जीव से अधिक विकसित होता है। सो अगर दो के लक्षण पाए जाते हैं तो वो बीच की संयोजी कड़ी होती है। ओके, राइट, डन, कंप्लीट हो गया। सो आगे बढ़ते भैया, अगला यहाँ पर संयोजी कड़ी के बारे में वही चीज़ है, ऐसे जो जिनमें दो भिन्न जैविक समूह के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं वो संयोजी कड़ी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना हो गया, पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी किसके कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं। आर्कियोप्रैक्टिस जो है भैया सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है आर्कियोप्रैक्टिस को, ठीक है। आर्कियोप्रैक्टिस को सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, और वायरस जो था सजीव और निर्जीव के बीच की यहाँ पर कड़ी है। इसके बाद आगे यहाँ पर जो कि लास्ट टॉपिक है वो यहाँ पर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, तो 2025 में ये पूछा गया है, 2019 में ये पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है, और 2009 में पूछा गया है, ठीक है। 2009 में पूछा गया है, मतलब मेरे होने के 2 साल बाद, ठीक है, ये पूछा गया है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी देखते हैं इसमें कौन क्या चीज़ है, मतलब हार्डी वेगवान सिद्धांत हमने देखा हुआ था। एक विशाल क्या भी है यहाँ पर संग्रहण वाली आबादी में अलील आवृत्तीय पीढ़ी दर पीढ़ी स्थित रहती है, जब तक किसी भी कोई बाहरी जो बल है वो कार्य न करे। मतलब ये वाला जो फार्मूला देखा था हमने वो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव है, अगर इसमें कोई बाहरी बल नहीं कार्य करता है, मीन्स
इसमें अगर कोई भूकंप वगैरह नहीं आया, वो जीव नहीं मरता है, मतलब कुछ ना कारण से वो जीवित रहता है। सो वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, वो क्रम में ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसके मतलब परिवर्तन भी नहीं होता, वो चलता ही रहता है। सो यहाँ पर से मतलब आबादी जो है वो संतुलित रहता है, ऐसे इसमें बताया गया है। अब संतुलित करने के लिए इसमें जो है बाहरी बल कार्य करते हैं और इसे संतुलित करते हैं, और वहाँ बस 5 फैक्टर काम कर रहे थे, वो इसके अंदर ही थे। सो यहाँ पर हमने सभी के सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। पूरे का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, राइट। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरे के पूरे पीवाईक्यू भी हमने कंप्लीट कर लिए, पिछले 5-6 सालों के जितने भी पीवाईक्यू थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। एक दो बचा होगा आई थिंक, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लेना। पीवाईक्यू बुक आपके पास होगा अभी पुराना वाला, न्यू एडिशन जल्द ही आ जाएगा 1-2 महीने में। सो आप न्यू एडिशन ले लेना, परीक्षा सार, परीक्षा बोध, जो भी आपको सही लगे। मैं दोनों में ही कंपैरिजन करके बता दूंगा कौन सा सही है, जैसे आता है मैं लाऊंगा और फिर आपको अच्छे से बताऊंगा चेक करके कौन सा आपके लिए सही होगा। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। सो नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। नोट्स जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेगा। आप अच्छे से जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करना, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर रिवीजन जो है आपको करना है अभी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। सिलेबस हमारा जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। कुछ टाइम में यहाँ पर हम बायोलॉजी का जो सिलेबस वो कंप्लीट कर देंगे। 6 चैप्टर था, 13 ही चैप्टर है, और केमिस्ट्री के भी 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और सिर्फ 5 चैप्टर और बचे हैं। सो वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। और 10 तारीख को, ठीक है, 10 यहाँ पास अगस्त चल रहा है, सो 10 अगस्त को मैं केमिस्ट्री का 6वां चैप्टर जो है वो मैं लाऊंगा, और हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 10 तारीख को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय।